नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। प्रधानमंत्री ने प्राइम सौगात दी है। मेरठ दिल्ली के बीच एक बार फिर से एक और रेल लाइन की ये शुरुआत, रैपिड मेट्रो और नमो भारत मेट्रो की शुरुआत। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना कर दिया है दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली मेट्रो को। तो आज का दिन बहुत ही अहम दिन और वाकई में एक और बड़ी सौगात दिल्ली और यूपी के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो सफर करते हैं दिल्ली से मेरठ का रोज। हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और खुद भी प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर करेंगे। रैपिड रेल मेट्रो दिल्ली से मेरठ, जिसकी दूरी होगी करीब 82 किलोमीटर, तकरीबन 82 किलोमीटर दूरी होगी और इस दूरी को सिर्फ 55 मिनट में तय किया जाएगा। जो ट्रायल हुआ था तो एकदम से जब सीधे दिल्ली से मेरठ इसको चलाया गया बिना रुके, तब 30 से 32 मिनट के अंदर यह दूरी तय कर ली गई थी। 13 स्टेशन इस बीच रहेंगे। दिल्ली के सराय काले खां से यह चल शुरू होगी और मेरठ के मोदीपुरम तक चलेगी या फिर मोदीपुरम से शुरू होगी तो सराय काले खां तक पहुंचेगी और इस पूरे सफर में 2 अंडरग्राउंड स्टेशन भी होंगे। तो ये लाइव तस्वीरें मेरठ और दिल्ली को एक बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने सराय काले खां और बेगमपुर से रैपिड रेल का ट्रायल रन लिया था। 20 फरवरी को किया गया, तो इसका उद्घाटन कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, रेलवे के अधिकारी और साथ ही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जो प्रदर्शनी लगी है जो उसका अवलोकन करते हुए। रैपिड कॉरिडोर में कुल जो स्टेशन होंगे वो सराय काले खां से मेरठ तक, उनकी संख्या 24 बताई जा रही है। सराय काले खां से शुरू होगी और मेरठ पहुंचेगी। मेरठ में मोदीपुरम और इस बीच मुरादनगर भी आएगा, मोदी नगर भी आएगा, मेरठ साउथ और ये शताब्दी। ये अभी जो शुरुआत हुई है ये शताब्दी नगर तक हुई है, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो सराय काले खां से शताब्दी नगर और ये शताब्दी नगर का स्टेशन है जो मेरठ में ही पड़ता है। मेरठ साउथ के आसपास है और वहां पर ये प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना कर दिया है। 82 किलोमीटर कुल लंबाई है। करीब 68 किलोमीटर ये ट्रेन यूपी में चलेगी और 14 किलोमीटर दिल्ली में इसका रनिंग रूट है। तो आखिरी चरण में मेरठ साउथ से सराय काले खां तक चलाई जा रही है ट्रेन। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार का 3%, यूपी सरकार का 17% है। तकरीबन 30,200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस प्रोजेक्ट में खर्च किए गए। मेरठ पहुंचने पर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और एक बुके दिया था प्रधानमंत्री को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बुके पर लिखा हुआ था 145 करोड़ भारतीयों के जीवन को सहज, सरल और सुगम बनाने में निरंतर कार्य कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में हार्दिक स्वागत है। और फिर इस तरह से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मेरठ में। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात में कोई शक नहीं कि सफर बहुत आसान हो जाएगा दिल्ली से मेरठ के बीच और इस दौरान जो भी स्टेशंस पड़ेंगे, जो भी जगह पड़ेंगी वहां के लोगों के लिए। तो दिल्ली और पश्चिमी यूपी
कि कुछ शहरों को आज ये बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, हरी झंडी दिखा दी है। दिल्ली से मेरठ की दूरी अब सिर्फ 55 मिनट में हो जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि जो दूरी 2.5 से 3 घंटे में पूरी की जाती थी वो अब सिर्फ 55 मिनट में हो जाएगी, यानी 1 घंटे से भी कम या 1 घंटा लगा लीजिए। नमो भारत रूट और सुपरफास्ट में मेरठ मेट्रो का पीएम मोदी ने आगाज कर दिया है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ साउथ तक रैपिड रेल का 82 किलोमीटर का रूट आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यह कंप्लीट हो जाएगा। और पीएम मोदी मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। यह मेरठ मेट्रो का उद्घाटन है। और इसके साथ ही एक बात यह भी कही जा रही है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ देश की सबसे तेज मेट्रो होगी। तो आज 2 सौगातें हैं, मेट्रो ट्रेन की सौगात और नमो भारत रैपिड रेल की सौगात। रैपिड रेल यानी नमो भारत जो 82 किलोमीटर का रूट है दिल्ली से मेरठ का, और इसके साथ ही मेरठ मेट्रो जो मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 22 स्टेशन के बीच दौड़ेगी। और अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं और जो वहां पर किस तरह से इस कार्य को पूरा किया गया, क्या क्या तैयारियां थी, किस तरह से इसका नक्शा था, वो सारा अवलोकन करते हुए पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और उनके साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ और दिल्ली को बड़ी सौगात दी है। मेरठ टू दिल्ली नमो भारत रैपिड रेल का शिलान्यास कर दिया गया है। पीएम मोदी ने नमो भारत मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही मेरठ से मेट्रो का सफर भी करेंगे पीएम मोदी। एक बड़ी सौगात मेरठ को। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से दिल्ली और मेरठ को रेल की सौगात दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के दौरे पर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि माता सावित्री बाई फुले के योगदान को याद किया है। ये विचारों का अनावरण है। शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। शिक्षा और समाज सुधार के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। अवसर पर इस पावन मूर्ति का आज यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये विचारों का ये अनावरण है। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर बड़ा यह विचार कि इस अनावरण के अवसर पर यह उस चेतना को भी नमन करने का अवसर है जिसने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। साथियों, यह विचारों के इस अनावरण के लिए यह उस चेतना को भी नमन का क्षण है जिसने अंधकार में दीप जलाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फुले, आज उनकी मूर्ति का यहां अनावरण किया गया है। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो ट्रेन से सफर कर रहे हैं और उनके साथ इस दौरान स्कूल के बच्चे मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन के सफर में। मेरठ से ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ हैं और इसके साथ ही इस रेल प्रोजेक्ट में, इस मेट्रो प्रोजेक्ट में
जिन लोगों का योगदान रहा है, जिन मजदूरों का योगदान रहा है, उनसे भी प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री। और जो कर्मचारी या मजदूर इस रेल प्रोजेक्ट में जिनका योगदान रहा, जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनसे भी बात करते हुए, और कुछ स्पेशल चाइल्ड भी प्रधानमंत्री के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है और खुद भी इस मेट्रो के जरिए प्रधानमंत्री सफर कर रहे हैं। और एक बार फिर से एक बड़ी सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को आज दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और ये बहुत ही तेज मेट्रो रेल लाइन है, अत्याधुनिक है। वक्त के साथ तकनीक के बदलते दौर में बहुत सारी सुविधाएं अब लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी मेट्रो को, और उसके बाद फिर इसमें सफर भी प्रधानमंत्री ने किया है। दिल्ली तक का, मेरठ से दिल्ली तक का सफर 55 मिनट में पूरा किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग लोगों को आप देख सकते हैं, वो लोग जिन्होंने इस रेल प्रोजेक्ट में, मेट्रो प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया, जिन्होंने मजदूरी की, कर्मचारी थे, और साथ ही स्कूल के बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री ने सफर किया है। तो शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ सफर की शुरुआत की। और इसके बाद अब एक जनसभा भी जो मेरठ साउथ स्टेशन है वहां होनी है, उसके पास होनी है। मोहिउद्दीनपुर में मेट्रो साउथ, मेरठ साउथ का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया ने खबरों अभी तक से खास बातचीत की। कल रात को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसको लेकर उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा के बजट, निकाय चुनाव, राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। निकाय चुनाव की हमारी समितियां बनी है और आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी जरूर जीतेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी से परेशान है। और भी कई मुद्दे थे। खबरों अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने उनसे बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। शाम मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की एक अहम बैठक रही। मुख्यमंत्री नायब सैनिक, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में क्या कुछ रहा, इसके अलावा भी कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो जो कल एक कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, आप तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कोर ग्रुप की बैठक का क्या अहम एजेंडा था? देखिए, कोर ग्रुप की जब बैठक होती है तो वो हमारा पार्टी का अपना एक निजी मसला होता है, वो बहुत सार्वजनिक नहीं होता है। लेकिन ये तय है कि जब हम संगठनात्मक तौर पर मिलते हैं तो पार्टी के संगठन की समीक्षा, कामकाज कैसा चल रहा है, कुछ हमारे कार्यक्रम जिनकी समीक्षा हमें करनी होती है। उदाहरण के तौर पर केंद्र का बजट था, उसके बारे में पूरे प्रदेश भर में उस बजट के चर्चा अच्छे सकारात्मक तरीके से हुई। ऐसे वीबी जी राम जी का एक बड़ा कैंपेन हम लोगों ने चलाया कि उसकी सत्यता से लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। ऐसे हरियाणा का बजट आएगा तो हरियाणा का बजट भी देश के बजट की तरह उसी तरीके से मजबूत हो। वो सारे सुझाव उसमें उस पर चर्चा हुई। हमें अलग अलग तरीके से कुछ टास्क दिए जाते हैं, तो जैसे पंजाब के चुनाव में मुख्यमंत्री जी हमारे पूरा समय दे के और एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन और उसमें रणनीति में लगे हैं। तो कुल मिलाकर जब वरिष्ठ लोग मिलते हैं तो पार्टी के कामकाज की समीक्षा भी होती है और आगामी जो कार्यक्रम है उन पर हमारी चर्चा होती है। निकाय के चुनाव हैं, निकाय के चुनाव की हमारी समितियां बन गई, उसके लिए आंतरिक जो हमारी अपनी व्यवस्था है उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया और इस प्रतिबद्धता के साथ कि आने वाले समय में निकाय के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीते, ये कोशिश रहेगी।
केंद्रीय बजट को तो लेकर जो हरियाणा के तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हरियाणा का बजट आने वाला है, 2 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हरियाणा के बजट से प्रदेश की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? क्या मानकर चलते हैं कि प्रदेश को कोई बड़ी सौगातें सीएम साहब देंगे 2 तारीख को? स्वाभाविक तौर पर एक तो जो चुनाव से पहले हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र पर गंभीरता से और क्रियान्वित के तौर पर उस पर काम हुआ है, और इसलिए मैं मुख्यमंत्री की कार्यशैली और हरियाणा सरकार का जो अपना एक वित्तीय प्रबंधन है, उस तौर पर मैं अंदाज लगा सकता हूँ। पहले भी हमने लाडू लक्ष्मी से लेके और बिना खर्ची बिना पर्ची की तर्ज पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि शपथ तब लूँगा जब 25,000 लोगों की भर्ती हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा के जो बेसिक मुद्दे थे, उन सब मुद्दों पर काम हुआ, और आने वाले समय में बजट से अपेक्षा की जा सकती है कि ये बजट किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और हमारा जो आवाम है और जो बुनियादी विकास है उस पर उन्होंने राय ली है हर तबके से। अच्छी बात है कि नायब सैनी जी ने समाज के हर तबके से बजट को लेकर बारीकियों से लेकर और बजट के प्रावधान क्या हों, किनकी क्या डिमांड है और कैसे उसका समाधान किया जाए, इस पर उन्होंने एक फोकस करके बात की। तो मुझे अच्छी बात लगी, इससे मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि हरियाणा का बजट अच्छा होगा। आपने सिर्फ पंजाब का जिक्र किया, सीएम साहब पंजाब में बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के बड़े बड़े कार्यक्रम पंजाब में हो भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को, विपक्ष को मुख्यमंत्री साहब का पंजाब दौरा उतना पसंद नहीं आ रहा हरियाणा में। कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब तो पंजाब में डेपुटेशन पर चले गए हैं। इसी में मैं ये ऐड ऑन कर रहा हूँ, पंजाब चुनाव को लेकर बाकी नेताओं की भी क्या कोई जिम्मेदारी लगाई गई है? मुख्यमंत्री तो क्योंकि हरियाणा और पंजाब भाई जैसे हैं और एक बहुत सारे रिश्ते इस तरीके के हैं, लेकिन हम लोग जब राजनीति में बीजेपी में काम करते हैं तो विचार के लिए लड़ते हैं। इसलिए पंजाब में प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की, इतने अभिनव काम किए वहाँ की आवाम के लिए, आज पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी से परेशान है। जिस तरीके की बदहाली है, हरियाणा में हमारी सरकार है, नायब सैनी अच्छा काम कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर पार्टी के फर्ज को पंजाब में वो ज़मीन पर उतार रहे हैं और ये भरोसा भी दे रहे हैं कि दोनों प्रदेश मिलकर कर सकते हैं। और हरियाणा के लिए जो केंद्र ने मजबूती दी है, बिना सरकार के भी पंजाब में भी केंद्र ने बिना भेदभाव के काम किया, तो उम्मीद की जा सकती है पंजाब की जनता को कि आने वाले समय में पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो केंद्र से अपेक्षाकृत और ज़्यादा मदद मिलेगी, पंजाब की तरक्की के लिए काम होगा। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री का वहाँ जाना पार्टी के वैचारिक हित को मजबूती देना है। सर, राजनीतिक नियुक्तियों का सवाल कर लेते हैं। बड़े समय से राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, वो भी होल्ड चल रही है। आपके कार्यकर्ता बड़ा इंतजार कर रहे हैं राजनीतिक नियुक्तियों का, चेयरमैन उनको बनना है, कब तक ये उनका इंतजार रहेगा, क्या मानकर चले? देखिए, इसमें एक प्रक्रिया है। यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता दिखते हुए हैं जिनकी चर्चा और उनकी योग्यता क्षमता से उनको प्लेसमेंट करें, लेकिन क्योंकि बीच में केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और निर्वाचन में समय लगता है, तो जो इस प्रदेश स्तर के बोर्ड निगम है उसमें आलाकमान से निर्णय मंजूरी और चर्चा जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले समय में जैसे जब भी समय मिलेगा वो चर्चा के उसको हम लोग निश्चय फाइनल करेंगे। राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है, क्या कल कोर ग्रुप की बैठक में इस पर चर्चा हुई है? और जो बीजेपी के हिस्से की एक सीट है राज्यसभा, जो उम्मीदवार होगा, लॉबिंग बड़ी चल रही है, कब तक संभावना है राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी? देखिए, तो सारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन प्रदेश की यूनिट के सामने जो भी नाम आते हैं, व्यक्ति स्वयं भी अपना इच्छा प्रकट करता है या फिर पार्टी की तरफ से भी कोई ऑफर होती है कि ये नाम हो सकते हैं। तो प्रारंभिक चर्चा, लेकिन अंतिम निर्णय तो केंद्र को ही करना है। प्रदेश की तरफ से कितने नामों का पैनल भेजा जा सकता है? कुछ समीकरण के लिहाज से जो सारे जातीय संतुलन भी देखे जाते हैं, नेता का कद भी देखा जाता है, किस तरीके से समीकरण आप लोग बैठा कर जो भी पैनल है कब तक आलाकमान के पास भेजेंगे? देखिए, अभी तो जो निर्देश दिया था उसके अनुरूप कोर कमेटी की बैठक हुई है और पैनल के बारे में जितने नामों का कहेंगे उस तरीके के नाम हैं ही, केंद्र के संज्ञान में भी हैं और प्रदेश की टीम के संज्ञान में भी, लेकिन अभी का निर्देश यही था कि एक प्रारंभिक चर्चा करनी है, वो हो चुकी है। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव की बात करें, बड़ा खेल हरियाणा में हुआ है। कार्तिकेय शर्मा का चुनाव देख लीजिए, सुभाष चंद्रा का चुनाव देख लीजिए, बड़े खेल हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में होते हैं। एक सीट बीजेपी, कांग्रेस, मोटा मोटा ये दिख रहा है। अगर कोई तीसरा उम्मीदवार आता है तब एक बड़ा खेल होने की संभावना। क्या इस बार भी कोई तीसरा उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार दिखाई दे सकता है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और हरियाणा में उसकी पृष्ठभूमि भी पहले से रही है, इसलिए मैं इनकार भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कर सकता। ये भविष्य के गर्भ में अभी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, 5 राज्यों को लेकर केंद्र ने फैसला करना है। हरियाणा को लेकर क्या माने कि बीजेपी आलाकमान कब तक फैसला कर सकता है, कोई संभावना?
वो जैसे बाकी प्रदेशों के बारे में आला कमान सोचेगा तो हरियाणा भी सोचेगा, दिल्ली भी है, बाकी और भी प्रदेश बाकी हैं, तो मुझे लगता है सबके साथ ही होगा। एक आखिरी सवाल, आपने बीबी जी राम जी का जिक्र किया, आपने कहा बीबी जी राम जी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कांग्रेस मनरेगा को लेकर बड़ी आक्रामक है। बजट सत्र चल रहा है, 2 दिन कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करेगी, बीबी जी राम जी का मुद्दा भी उठाएगी इस दौरान। कांग्रेस को अच्छे से करना चाहिए। मुझे लग रहा है विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा नहीं रही, और बीबी जी राम जी पे तो उनको नाम से ऐतराज़ है। वो अंग्रेजी का नाम है लेकिन वो हिंदी का समझ रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी कोई ऐतराज़ नहीं है। ये नरेगा से ज़्यादा परिष्कृत है, और नरेगा के खुद के नाम उन्होंने 5 बार बदल दिए। तो केवल नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं या धरातल की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, हफ्ते भर में भुगतान की गारंटी दे रहे हैं, उसकी जो पेचीदियाँ हैं उसको ठीक किया है, और एक किस्म के जो कई रिफॉर्म है उसमें से एक रिफॉर्म है बीबी जी राम जी। तो कांग्रेस को अपना धर्म निभाएं, लेकिन देश की जनता ने इसको स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, देखिए पुनिया साहब का कहना है कि कांग्रेस को बीबी जी राम जी के नाम से दिक्कत है। वहीं पुनिया साहब की तरफ से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खबरें अब तक से बातचीत की गई। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी पुनिया साहब की तरफ से कई बड़े संकेत दिए गए। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पंचकुला। और अब एक और बड़ी खबर, जीएसटी को लेकर छापेमारी की गई है। रोहतक में जीएसटी को लेकर रेड की गई। 2 बड़े सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हुई। जीएसटी को लेकर कागजातों की घंटों तक छानबीन की गई। ग्राहकों को बाहर निकाला गया। गेट पर तैनात रहे पुलिसकर्मी डर के चलते कई कारोबारियों ने अपने शटर बंद कर दिए। होली से पहले जीएसटी को लेकर यह छापेमारी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे क्षेत्र में। और दिल्ली से एक बड़ी खबर, दिल्ली में एंटी सोशल एक्टिविटी में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। आतंकी संगठनों के समर्थन में ये पोस्ट की जा रही थी। नकली आधार कार्ड से पहचान छिपाकर इस तरह का काम किया जा रहा था। ऑपरेशन में 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड भी बरामद हुए। कई शहरों की रेकी और आतंकियों की मदद का इन पर शक है। सभी आरोपियों को ट्रेन से दिल्ली लाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, और ये खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर को आग लगाने का मामला सामने आया है। आरोपी शिवम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स में आग लगाने का आरोप है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का भी आरोप लगा है। बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता भर्ती है। त्रिपुरा की रहने वाली एक छात्रा अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहा करती थी। लिव इन पार्टनर को उस पर शक था और फिर उसने अपनी लिव इन पार्टनर के साथ बर्बरता के साथ, निर्ममता के साथ जो हरकत और जो वारदात अंजाम दिए वो काफ़ी चौंकाने वाली है। उसको बुरी तरह से पीटा गया और उसके प्राइवेट पार्ट को भी आग लगा दी। इस मामले में बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी, और इन्फॉर्मेशन में पाया गया था कि पीजी में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी मित्र के साथ में मारपीट है वो की गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत वहां जाकर के चेक किया गया था, जिसमें कि लगाए गए एलिगेशंस की पुष्टि हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें एक 19 वर्षीय व्यक्ति था, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इधर आने के बाद कोई एक लड़के को साथ मुलाकात हो गया, कितना दिन बाद में ये मुझे पता नहीं है। जिस दिन एक्सीडेंट हो गया उस दिन पता है तो अभी आके सब कुछ देखा। मेरे लड़के के साथ जो हो गया ये बहुत बुरा है। जी, उनके पापा ने ये भी कंफर्म किया कि मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप का भी कंफर्मेशन है, लेकिन जो सेक्शंस बादशाहपुर थाने में डाला है वो सिर्फ माइनर हर्ट का है, और सिर्फ हर्ट का जो सेक्शन है इम्पोज किया है। ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी है ना, और रेप का भी चार्जेस कुछ भी नहीं लगाया इसमें। और जो भी कंफर्मेशन था उनके पापा ने ही दिया था। मैं उसके बाद आपने क्या बात किया पुलिस से या डॉक्टर से? पुलिस वाले तो लाइक वो लोग फैंसी ड्रेस में थे, अपने ड्रेस में भी नहीं आए थे। दो जेंट्स थे, एक लेडी कांस्टेबल थी वहां पे, अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे। विक्टिम की माँ को अंदर ही ले जाके, जैसे मैं गई थी, मैंने फोन में बात किया था तो उनकी माँ ने बताया था, विक्टिम की माँ ने बताया था, जी मैम आप जल्दी आइए, हमें आपका हेल्प चाहिए। तो जैसे मैं गई, थोड़ा लेट हो गया था जाम की वजह से, तो उनको आईसीयू के अंदर ही रख दिया, फिर बाहर भी आने नहीं दिया, और फोन भी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था। जी। और फरीदाबाद से एक बड़ी खबर, फरीदाबाद में सड़क हादसा हुआ है, भयंकर सड़क हादसा। और इस हादसे में एक बैंक कर्मी की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बैंक कर्मी को जोरदार टक्कर मार दी। बैंक
कर्मी अपने घर लौट रहे थे। उनका नाम तरुण प्रताप चौहान है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू की गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार ने एक बैंक कर्मचारी को टक्कर मार दी और उससे उनकी मौत हो गई। ये तरुण चौहान नामक व्यक्ति है जो आईसीआईसीआई बैंक में सूरजकुंड के पास नौकरी करते हैं। ये अपनी स्कूटी से अपने घर जा रहे थे, तो जैसे ही वो तो एक गाड़ी थी, उसने इसको टक्कर मारी है। कौन सी गाड़ी थी सर? इग्निस गाड़ी है। अच्छा। गाड़ी नंबर है। अच्छा। गाड़ी नंबर भी आया हुआ है। हाँ हाँ। और इसमें गाड़ी कब्जे में ले रखी है। अच्छा। और किस साइड से आ रहा था ये, क्या था? ये इधर से अपना आनंदपुर चौक की तरफ से एमवीएन की तरफ जा रहे थे। अच्छा। सर मृतक की उम्र कितनी है? मृतक की उम्र करीब 33-34 साल है। अभी ये बात हमारे सामने सुनने को मिल रही है कि भाई इसमें कोई उसने नशा किया हुआ था, लेकिन उसमें बता रहे हैं कि 2 लड़के थे, एक चालक था और एक लड़का और था, और उसमें 3 लड़कियां बैठी। और एक और बड़ी खबर सोनीपत से। सोनीपत में देर रात एएसआई जसवीर ने आत्महत्या कर ली। सदर थाने के पास पुलिस क्वार्टर में उन्होंने खुद को गोली मार ली। लाइसेंसी हथियार से आत्महत्या की है। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक थाना सोनीपत में तैनात थे। मृतक जसवीर गांव सिटावली के रहने वाले थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में शव भेजा है। मृतक जसवीर के शव का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। मामले की गंभीरता के साथ पुलिस जांच कर रही है। एक चौंकाने वाली एक घटना है कि एक पुलिस ऑफिसर ने क्यों आत्महत्या की है। एक पुलिस ऑफिसर ने क्यों आत्महत्या की है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर सोनीपत से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई। देर रात असिस्टेंट एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस क्वार्टर में ही उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। और कासगंज से, उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई, घटना सामने आई। 5 लोगों की सामूहिक मौत की घटना से हर कोई हैरान रह गया। लोग चौंक गए। अमापुर के एटा रोड स्थित एक घर में 5 शव मिले थे। डीआईजी प्रभाकर चौधरी का बयान, मामला आत्महत्या जैसा प्रतीत हो रहा है। सत्यवीर फंदे से लटका मिला। अंकिता शर्मा, बाकी 4 शव बेड पर रजाई के नीचे पाए गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एसपी अंकिता शर्मा की तरफ से बताया गया कि सत्यवीर नाम के व्यक्ति फंदे से लटके मिले। बाकी 4 शव बेड पर रजाई के नीचे पाए गए। अब ये भी हो सकता है कि हत्या करने के बाद आत्महत्या की गई हो या फिर सभी ने आत्महत्या की हो। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। थाना अमापुर है कासगंज में। यहाँ पे 5 लोगों के मृत्यु की सूचना मिली थी, और जिसमें एक मेल है और उनकी पत्नी है, साथ में 3 बच्चे भी हैं। घटनास्थल देख के प्रथम दृष्टया ये लगा कि सुसाइड का प्रकरण है, चूँकि ताला अंदर से लगा हुआ था, कोई पोस्ट एंट्री नहीं थी इसमें, और जो शव की परिस्थितियां हैं उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सुसाइड का प्रकरण है। और जो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगी। सत्यवीर उर्फ शामवीर जो यहाँ की एक कमरे में रहता था, वो और उसका परिवार 2-3 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं। मौके पर आकर जब कमरे के दरवाजे का पर्दा हटाकर देखा गया तो सत्यवीर का शव फंदे पर लटका हुआ था, और बाकी 4 शव नीचे बिस्तर पर रजाई में थे। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और वीडियोग्राफी के अंदर कमरे का ताला तोड़कर एंट्री की गई, तो देखा गया कि सत्यवीर फंदे पर लटका हुआ था, और बाकी सत्यवीर की पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें और एक बड़ी खबर बदायूं से। बदायूं के उझानी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। प्राइवेट बस और रोडवेज बस में टक्कर हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर से कासगंज की तरफ बारात की बस लौट रही थी और इसी दौरान भयंकर टक्कर हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राइवेट बस और रोडवेज बस में ये टक्कर हुई। और अब एक और घटना की बात करते हैं। खुशियां मातम में बदल गई। बुलंदशहर की घटना है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना से एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। फायरिंग से 9 साल का बच्चा रियांश सोनी घायल हुआ है बच्चा। सीसीटीवी फुटेज में 16 साल का बच्चा फायरिंग करता दिख रहा है। पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करता एक नाबालिग बच्चा दिख रहा है, 16 साल की उम्र का बच्चा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल है वो घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है।